Good morning, students. Today in this video, we will study about nucleases. Nucleases are those enzymes which help in cleaving the phosphodiester bonds between nucleotides, and by this way, they help in cleaving the DNA strands. Nucleases are of two types. First is exonucleases, and second is endonucleases. So, as the name suggests here, we see that exonucleases cut the DNA strands from the ends. That's why the name exonuclease is given. And endonucleases cut the DNA strands at specific positions within the DNA. तो डीएनए के अंदर स्पेसिफिक पोजीशन पर स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर उसको पहचान कर कट करने का काम एंडोन्यूक्लियस करते हैं, और एक्सोन्यूक्लियसेस जो टर्मिनल एंड्स होते हैं डीएनए के, वहाँ से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को एक एक करके क्लीव करते हैं और डीएनए को छोटा करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप देखें, जैसे ये हमारे सामने डीएनए स्ट्रैंड है, लॉन्ग डीएनए। इस डीएनए में नाइट्रोजनस बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब अगर कोई एक्सोन्यूक्लियस अपना एक्शन करेगा तो क्या होगा, वन बाय वन वो डीएनए के जो फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस हैं उनको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। ठीक है ना? तो इसको बोलेंगे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। ऐसा होने पर आप देखेंगे कि जो डीएनए है उसमें सपोज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो रही है, तो आप देखेंगे इस तरह से कुछ हो जाएगा डीएनए। तो एक तरफ तो हमारे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स बने हुए हैं और एक तरफ से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अलग अलग हो गए हैं। सपोज ए अलग हो गया, टी अलग हो गया, टी अलग हो गया, जी अलग हो गया। अंडरस्टैंड? तो ये अलग होते चले जा रहे हैं, यहाँ से निकलते जा रहे हैं सारे साइड बाय साइड एक एंड से। तो ये कैसी एक्टिविटी हो गई? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो गई। ध्यान रहे, एक्सोन्यूक्लियस किसी भी स्पेसिफिक सीक्वेंस को रीड नहीं करता। तो आप ये लिख सकते हैं, इट इज नॉन स्पेसिफिक। केवल ये अपने जो डीएनए है उसको किसी एंड से कट करना स्टार्ट करता है, न्यूक्लियोटाइड टू न्यूक्लियोटाइड, यानी एक एक करके न्यूक्लियोटाइड्स को निकालता चला जाएगा किसी एक एंड से डीएनए पर। तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि कोई किसी स्पेसिफिक पर्टिकुलर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करेगा डीएनए में और वहीं से ये कट मारेगा, ऐसा नहीं होता है। तो एक्सोन्यूक्लियस का आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पहला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं स्नेक वेनम, और दूसरा आप लिख सकते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डोमेन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3। ठीक है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस डोमेन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 3, यानी डीएनए पॉलीमरेज 3 जब 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करता है तो उसका एक डोमेन है पर्टिकुलर जो इस एक्टिविटी को करने में उसकी हेल्प करता है, बिकॉज एंजाइम है ये डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये एक्सोन्यूक्लियस एक्शन भी कर सकता है। तो इस तरह से एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है जिसमें हम ये देखते हैं कि
किसी एक एंड से न्यूक्लियोटाइड्स सेपरेट आउट होने लगते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होगी और न्यूक्लियोटाइड्स अलग होते चले जाएंगे, और हम देखेंगे कि जो स्ट्रैंड है वो छोटा होता चला जाएगा फ्रॉम द टर्मिनल एंड, टर्मिनल पोजीशन से छोटा होता चला जाएगा इस तरह से। तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हो गई ना यहाँ पर, और ये किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई नहीं करेगा, ये किसी भी टर्मिनल एंड से अकॉर्डिंग टू इट्स प्रॉपर्टी सीक्वेंस डीएनए सीक्वेंस को कट करना शुरू कर देगा। तो दैट इज द एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस का। तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है ये वो एंजाइम्स हैं जो डीएनए को अंदर से कट करते हैं। दे कट फॉस्फोडाइस्टर लिंकेजेस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए को ये अंदर से कट करेंगे। तो एक एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हैं इको R1। ये आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में डिस्क्राइब्ड है और पूछा जाएगा एग्जाम में पक्का। तो इको R1 जो है ये डीएनए में कौन से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करता है। सबसे पहले तो ये देखो, बिकॉज मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं ये स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को रीड करते हैं डीएनए में, और वहीं पर ये अपना काम करते हैं, वहीं पर ये कटिंग का काम करते हैं। तो इको R1 कौन से सीक्वेंस को स्टडी करता है वो देख लीजिए, GAATTC 5 प्राइम डायरेक्शन एंड 3 प्राइम एंड। ऐसे ही यहाँ पर 5 प्राइम एंड GAATTC और यहाँ पर 3 प्राइम एंड। तो क्या होगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये रीडिंग करेगा और कहाँ कट करेगा, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड it will cut between guanine and adenine. Similarly, from the second strand of DNA, it will cut from 5 prime to 3 prime guanine and adenine. तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कट आ रहा है G और A के बीच में 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो ऊपर वाले स्ट्रैंड में आप देखें और नीचे वाले स्ट्रैंड में देखें, इस तरह से कट आ रहे हैं। अब इस तरह से कट आएंगे तो होगा क्या, GAATTC एंड्स हमको पता है, ऐसे ही GAATTC। तो ऐसा कट आने की वजह से हमें मिलते हैं स्टिकी एंड्स। ठीक है बेटा, ऐसा कट आने की वजह से हमें कैसे एंड्स मिल रहे हैं, स्टिकी एंड्स। अब देखो ये एंड्स जो हैं, ये वाला एंड और ये वाला एंड, ये आपस में दोबारा से ज्वाइन हो सकते हैं। मैं जी को थोड़ा सा लेफ्ट साइड में बना देता हूँ क्योंकि जी बॉन्डिंग कर रहा है सी के साथ। तो ये ऐसा, इसकी सही सिचुएशन यहाँ पर है, ये रही, ये पोजीशन है। और इसको थोड़ा सा मैं, ताकि आपके क्लियर समझ में आए होता क्या है स्टिकी एंड। देखो देखो, ये है स्टिकी एंड। तो बेटा इस तरह से स्टिकी एंड बन गया। स्टिकी एंड का मतलब ये है कि अभी डीएनए के जो दो एंड सेपरेट हुए हैं, ये अगर कुछ इस तरह से है, ऐसे और ऐसे, so these two ends are sticky ends. They can again combine with each other if the situation allows. अगर दोबारा से परिस्थितियां सही हुई तो ये दोबारा से आपस में ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट्री हैं ये एक दूसरे के, है ना। तो ये वह फर्स्ट ऊपर वाला स्ट्रैंड और ये सेकंड वाला नीचे वाला स्ट्रैंड आपस में जुड़ सकते हैं, स्टिकी एंड इसीलिए इसको कहा गया है। तो इको R1 कैसे कट्स लगाता है आपको पता चल गया। और ये सीक्वेंस आप ध्यान से देखना कैसा सीक्वेंस है। मैं दोबारा से बना रहा हूँ, GAATTC GAATTC। आपको इसका जो
ओरिएंटेशन है वो भी क्लियर होना चाहिए ऐसे। अब देखो ध्यान से, क्या ये आपको पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस नज़र आ रहा है? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस वो सीक्वेंस होता है जो बिल्कुल सेम होता है। जैसे डीएनए में देखो 5' to 3' अगर हम रीड करेंगे तो GAATTC आ रहा है, ठीक है। और अगर दोबारा दूसरे स्टैंड में देखो, कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में 5' to 3' क्या आ रहा है? GAATTC। तो ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस मान लो आप, ऑपोजिट स्टैंड्स हैं लेकिन भाषा इनकी एक ही है, तो इनको क्या कहा जाएगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहा जाएगा। तो ऐसे सीक्वेंसेस जो कि ऑपोजिट स्टैंड्स में हैं और मीनिंग उनका एक ही है, दे आर टर्म्ड एज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस के बारे में बहुत स्पष्ट तौर पर बताया गया है। तो अ वर्ड पैलिंड्रोम मीन्स व्हाट? in both the directions the meaning is the same. Understand? So the palindrome in DNA is a sequence of base pairs that reads same on the two strands when orientation of reading is kept the same. For example, here we see the sequence reads the same on the two strands from 5' to 3' direction, and this is also true if it is read in the, अब देखो 5' to 3' आप पढ़ लो उसको दोनों तरफ से तो सेम है, और अगर आप इसको 3' to 5' एंड पढ़ लो दोनों तरफ से तो भी सेम है। तो इसे आप क्या बोलोगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। तो इस तरह से पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस में देखे जाते हैं, और जो कि स्पेसिफिक सीक्वेंसेस हैं जहाँ पर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस जो है अपना काम करते हैं। यानी एक बहुत लंबा डीएनए होगा हमारा, उस डीएनए में जहाँ पर भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस मिलेंगे, सपोज इस जोन में पैलिंड्रोम है तो इको R1 यहाँ पर कट लगा देगा और फिर क्या होगा? हमारा डीएनए सेपरेट हो जाएगा, इस तरह से कट जाएगा डीएनए आपका, ठीक है। और ये एंड्स कैसे नज़र आ रहे हैं आपको? दोनों, ये दोनों एंड्स कैसे नज़र आ रहे हैं? ये स्टिकी नज़र आ रहे हैं आपको। तो इस तरह से कट लग गया, और देखो कट कहाँ लगा है? कट लगा है डीएनए के अंदर। ऐसा नहीं कि डीएनए के साइड से एक्सोन्यूक्लियस एक्शन हो रहा है, नो, दिस एक्शन इज फ्रॉम द इनसाइड, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंडोन्यूक्लियस एक्टिविटी। अब मैं आपके साथ ये डिस्कस करूंगा, आपको समझ में आ गया होगा पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है ना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा नेक्स्ट थिंग, दैट इज कि ये जो नाम है इको R1 ये कैसे दिया गया है। तो यहां पर ध्यान से देखिए, दिस ई मीन्स इस्चेरिचिया, CO means coli, R means RY13 and 1। तो ध्यान से समझो, जीनस, स्पीशीज नेम, स्ट्रेन and the order in which the enzyme is isolated from that strain। यानी इस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया के RY13 स्ट्रेन से आइसोलेट होने वाला पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है इको R1। तो कुछ इस तरह से नाम रखे जाते हैं रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। इको R1 को हमने अभी स्टडी कर लिया है। अब मैं आपके साथ दूसरा एक एग्जाम्पल शेयर करता हूं। देखो, सबसे पहले तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ कि अभी प्रीवियस चैप्टर्स में तुमने पढ़ा भी था कि किस तरह से जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स हैं वो बनते हैं और होते कहाँ पर हैं एक्चुअल में। सपोज यहाँ पर एक नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ है एडनीन, दिस इज द फर्स्ट कार्बन, नाउ दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, दिस इज फोर्थ कार्बन, एंड यहाँ पर क्या है? पांचवा कार्बन है। पांचवें कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। तो ये कौन सा एंड हो गया? 5' एंड हो गया डीएनए का। अब इसमें
जो थर्ड कार्बन है यहाँ से भी फॉस्फेट अटैच है, और फिर ये अगले वाले न्यूक्लियोटाइड में पांचवें कार्बन के साथ बॉन्डेड है। फिर से हम वही बना देंगे स्ट्रक्चर, ठीक है ना। फिर यहाँ पर आप बना दीजिए, सपोज ग्वानिन है यहाँ, फिर ये आ गया हमारा, ठीक है। अब जो हमारा थर्ड कार्बन है लास्ट में, अगर ये फ्री है तो यहाँ पर OH होगा, ठीक है। फिर से बनाता हूँ, थोड़ा ठीक से नहीं बना, रुको, H, अब आया, ठीक है ना। तो ये 3 प्राइम एंड हो गया। तो आपके समझ में आ रहा है 5 प्राइम एंड कौन सा हो गया, जहाँ फॉस्फेट है, और 3 प्राइम जहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो ये हमारा बीच में ये बॉन्ड बन रहा है, ये वाला बॉन्ड क्या है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम करता है, और इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने का काम होता है न्यूक्लियसिस का। तो ये मैं आपके साथ थोड़ा सा शेयर कर रहा था ताकि आपको याद रहे। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ एक दूसरे रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को, जो कि है HIND3। तो HIND3 जो है, इसका नाम देख लेते हैं सबसे पहले। H आया है हीमोफिलस से, IN का मतलब है इन्फ्लुएंजे, ठीक है। D आया है RD स्ट्रेन से, ठीक है ना। और RD स्ट्रेन से आने वाला कौन सा एंजाइम है, ये थर्ड एंजाइम है। तो दोबारा से समझिए, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे से जो इसका जो RD स्ट्रेन है उससे आइसोलेट होने वाला थर्ड एंजाइम HIND3 है। और HIND3 भी एक रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये भी एक एंडोन्यूक्लियस है। अब मैं इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपको बता रहा हूं, तो ध्यान से देखिए। 5 प्राइम एंड AAG CTT, 3 प्राइम एंड, ये भी पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। तो देखो ध्यान से, AAG CTT 5 प्राइम, यानी 5 प्राइम टू 3 प्राइम दोनों स्ट्रैंड्स में एक ही मतलब है, इसका एक ही मीनिंग आ रहा है। तो दिस इज अ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। इट रीड्स सेम इन बोथ द स्ट्रैंड्स इफ रीड प्रॉपरली। अगर इसको प्रॉपरली आप पढ़ें तो इसका मतलब एक ही आता है। तो अब यहाँ पर ये कट कहाँ लगाएगा HIND3? अगर HIND3 को ये सीक्वेंस मिल जाता है डीएनए में कहीं पर भी, सपोज हमारा डीएनए है, ये बहुत लंबा डीएनए है, उसमें यहाँ कहीं उनको ये सीक्वेंस मिला, तो इस वाले सीक्वेंस में ये कट लगा देगा। कहाँ पे कट लगाएगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये लगाएगा कट A और A के बीच में, और यहाँ पर भी आप देखिए A और A के बीच में कट लगेगा। तो कुछ इस प्रकार से इसके कट लगते हैं बिटवीन A एंड A और A एंड A। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में A और A के बीच में कट आप देखेंगे। तो कैसे एंड्स बनने वाले हैं यहाँ पर स्टिकी एंड्स बनने वाले हैं। बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले हैं, है ना। देखो ध्यान से, ये पोर्शन एक तरफ हो जाएगा, एक मिनट इसको इरेज कर दूं थोड़ा, हाँ वापस देखो, ये पोर्शन एक तरफ हो गया, और दूसरा पोर्शन आपके सामने बना रहा हूं ग्रीन कलर में, ये पोर्शन एक तरफ चला जाएगा। तो ये दोनों एंड्स कैसे हो गए, दिस एंड एंड दिस एंड, दीज आर द स्टिकी एंड्स। दोबारा देख लीजिए, कुछ इस प्रकार के एंड्स आपके सामने आ जाएंगे। और अगर बहुत लंबा डीएनए दिखाया जाए
तो ऐसा हो रहा है, ऐसा। तो डीएनए में सेंटर में कहीं कट हुआ एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में, स्पेसिफिक पोजीशन पर, और इस तरह से हमारे सामने स्टिकी एंड्स आ गए। ये एक्शन है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का। तो मैंने आपके साथ अभी दो एंजाइम्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किए थे। एक मैंने डिस्कस किया था EcoR1 और एक मैंने डिस्कस किया था आपके साथ HIND3। आओ मैं आपके साथ एक और एंजाइम डिस्कस करता हूँ जो कि ब्लंट एंड, जो कि स्टिकी एंड बनाता है, जिसका नाम है BAMH1। सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इसका नाम कैसे आया। बी आया है बैसिलस से, AM आया है एमाइलो लिक्विफेशियंस, एमाइलो लिक्विफेशियंस स्पीशीज हो गई, ठीक है। और स्ट्रेन कौन सा हो गया, H, और H स्ट्रेन से आइसोलेट होने वाला पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो इस तरह से ये नाम आ गया BAMH1। और ये कौन से सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करेगा ये मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ये देखिए 5 प्राइम एंड से GGATCC। अब यहाँ पर ये कट कहाँ मारेगा, G और G के बीच में। अब इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है बेटा, तो देख लो GGATCC, क्या ये पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है? हाँ, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है। और देखो बेटा कट कहाँ लग रहा है, G और G के बीच में कट लग रहा है, ठीक है ना। फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन इट कट्स बिटवीन G एंड G। तो यहाँ पर कैसे एंड्स बनने वाले हैं तुम समझ चुके हो, मैं दो एग्जाम्पल तुम्हारे साथ डिस्कस कर चुका हूँ। स्टिकी एंड बनने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये तीसरा मैंने आपके साथ डिस्कस किया था रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ऐसा रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो कि ब्लंट एंड बनाता है, BAL1, ठीक है। तो जो BAL1 है इसका नाम पहले देख लेते हैं। B मीन्स ब्रेवी बैक्टीरियम, AL मीन्स एल्बिडम, ठीक है ना। और इससे आइसोलेट होने वाला फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ये है, पहला रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिससे आइसोलेट हुआ है, ठीक है। अब ये कौन से सीक्वेंस को स्टडी करता है, ये देखो 5 प्राइम डायरेक्शन से अगर हम देखें TGGCCA, और दूसरा एंड हो गया 3 प्राइम एंड। अब यहाँ पर देख लो फिर से TGGCCA, ये भी हो गया। तो कुछ इस तरह से यह अपना काम कर रहा है। अब पता है कहाँ कट करेगा, G और G के बीच में, G और C के बीच में। 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में आप चलोगे तो कहाँ कट कर रहा है ये, G और C के बीच में। ऐसे यहाँ नीचे नीचे वाले स्टैंड में देखो, नीचे वाले स्टैंड में क्या दिख रहा है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में ये कट करेगा बिटवीन G एंड C, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। तो अब देखो इन कट से क्या समझ में आ रहा है, कैसा डीएनए बनने वाला है कट के बाद, ब्लंट एंड वाला। ब्लंट एंड समझ गए ना आप, स्टिकी एंड नहीं है ये आपस में आसानी से ज्वाइन नहीं होंगे। तो दीज आर द ब्लंट एंड्स। स्टिकी एंड्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं, ये स्टिकी एंड्स होते हैं। बट यहाँ पर स्टिकी एंड्स नहीं बन रहे, यहाँ पर बन रहे हैं ब्लंट एंड्स। तो ये मैंने ब्लंट एंड्स वाला आपके साथ डिस्कस किया। दूसरा डिस्कस करता हूँ ब्लंट एंड वाला, SMA1। तो S का मतलब हो गया सेराशिया, MA का मतलब होता है मार्सिसेंस, और इससे आइसोलेट होने वाला फर्स्ट एंजाइम ये है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो ये कौन से सीक्वेंस को स्टडी करता है, 5 प्राइम एंड से देखा जाए तो CCCGGG, और ये 3 प्राइम एंड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्योंकि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस है तो क्या हो गया, CCCGGG, 3 प्राइम एंड।
और ये कट कहाँ करेगा बेटा, ये कट करेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बिटवीन सी एंड जी, फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन बिटवीन सी एंड जी। तो कैसे एंड बनने वाले हैं, फिर से ब्लंट एंड बनने वाले हैं, बनने वाले हैं कि नहीं बनने वाले। तो बेटा कुछ इस तरह से हमारा ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है अपना काम करता है। तो आज मैंने आपके साथ जो डिस्कशन किया है इस वीडियो में, वो मैंने न्यूक्लियसिस के बारे में किया था। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूक्लियस है जो आपसे पूछा जाना है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वो इको R1 है। तो आपको सबको ध्यान रखना है इको R1 का नाम कैसे, इसका नेमिंग कैसे होता है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द रिकॉग्निशन सीक्वेंस फॉर इको R1। तो इको R1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में GAATTC, ठीक है ना। और कहाँ कट करता है ये, G और A के बीच में। तो किस तरह के एंड्स बनाता है ये, स्टिकी एंड्स। बस ये सब आपको बहुत इंपॉर्टेंट है लर्न करना। इसके अलावा मैंने दूसरे एग्जाम्पल्स भी आपके साथ डिस्कस किए इस वीडियो में। जो ऐसे एंजाइम्स भी बताए आपको जो ब्लंट एंड बनाते हैं, ऐसे भी बनाए जो स्टिकी एंड्स बनाते हैं। एक्सोन्यूक्लियस कैसे एक्शन करता है उसके क्या एग्जाम्पल्स थे, एंडोन्यूक्लियस कैसे एक्शन करता है उसके क्या एग्जाम्पल्स थे। तो आप अच्छे तरीके से अपना जो है इस कंसेप्ट को समझ चुके होंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो, फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।